नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं। हमने वो भी बताने हैं इसमें कि कौन सी प्रथम शर्त है, कौन सी द्वितीय शर्त है, क्या क्या आपके 2-3 कथन भी लिए हैं इस वीडियो में। यानी बहुत कुछ आपको इस वीडियो से आएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन है आपके सामने, तब तक मैं इस केस का कलर ले लेता हूं। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। तो ये तो भाई हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि ये तो सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, ये आंसर हो सकता है। वे कार्य के समय आनंद का अनुभव, ये तो अभिप्रेरित बच्चों के लिए होता है, हमसे पूछा है नहीं है। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। यहां पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा जो है अभिप्रेरित बच्चा, मोटिवेटेड बच्चा हमेशा सफल होता है। अगर हमेशा ही सफल होगा तो भैया याद रखिएगा उसने कुछ नहीं सीखा, इसलिए फेल होना भी बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा। सुबह की 11 बजे क्लास आपको आनी है लाइव, 8 PM पर आपको लाइव आना है रात में, और 10 PM, 8 PM के बाद 10 PM यानी रात के 10 PM में वो क्वेश्चंस कराते हैं जो दिमाग का दही बना देंगे, लेकिन आपको ब्रिलियंट के शिखर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। जी हाँ बिल्कुल, 10 PM की क्लास बहुत एक्स्ट्रा माइंडेड वाली क्लास होती है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, संस्कारों की आयु किसे कहा जाता है। अब संस्कारों की आयु देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जीवन का आदर्श काल, तो हम कहते हैं जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, लेकिन सीखने का अनोखा काल होता है वो होता है शैशवावस्था। इसी वे शैशवावस्था में बच्चे संस्कार को प्राप्त करते हैं, यही नींव को मजबूत करता है। तो भैया बाल्यावस्था जब संस्कार की आयु नहीं होती है, क्योंकि बाल्यावस्था एज जो होती है वो 5 से 12 साल की होती है, तब तक काफी समय निकल चुका होता है। स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है 5 साल तक, उसको जो माता सिखाती है, माता प्रथम गुरु मानी गई है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसा संस्कार दोगे वही चला जाएगा आंसर। ठीक है, संस्कारों की आयु कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। तो राइट आंसर अभी फिलहाल चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं और बड़ा क्वेश्चन है, लगाइएगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। हमें क्या बताना है, आप एक स्कूल में थोड़े दिन बाद नियुक्त हो जाओगे शिक्षक या शिक्षिका के तौर पे, ठीक है, नियुक्त हो जाओगे ना, तो यह बता देना है कि सबसे बेस्ट आपके लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट आपके लिए क्या होगा। तो यार एक सिंपल सी बताओ, बच्चों और आपके मध्य कैसा होना चाहिए बर्ताव, आदर्शवादी बर्ताव होना चाहिए, मित्रपूर्ण बर्ताव होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है, हर बच्चे हर स्कूल में ये चीजें उपलब्ध नहीं होती। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित ही नकारात्मक होता है, तुरंत काट दीजिएगा। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना कितना बेस्ट आंसर है। बच्चों को अगर अवसर ही उपलब्ध करा देते हो तो राइट आंसर चला जाएगा। हमने कहा अवसर उपलब्ध कराने वाला कोई भी ऑप्शन मिले तो आपको मार देना है तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दिमाग को अगर लगा दोगे तो क्वेश्चन सही होगा, और अगर इधर उधर दिमाग लगा दिया तो क्वेश्चन फटाक से गलत हो जाएगा, फटाक से। जी हां, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, लगाइएगा, तब तक हम देखते हैं क्या आंसर जाएगा। बहुत बढ़िया। जी हाँ, तब तक एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे और हम भी टेलीग्राम पर लिंक दे देते हैं। बहुत बढ़िया, टेलीग्राम पर लिंक मैं भी दे देता हूं, जिससे और भी बस सारे बच्चे जुड़ जाएं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यानी अब भी आप भी जब जाओगे पढ़ाने के लिए तो आप कहोगे सर एक हमें कक्षा हम जो पढ़ाएंगे तो एक सकारात्मक, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए कक्षा में। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस चीज को नोट करिएगा। हमसे पूछ रहा है नहीं है। शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को, एक भाई अध्यापकों को पूछ रहा है, ठीक है ना, और करना किसके इंपॉर्टेंट तरीके से, बच्चों के लिए। तो बच्चे की स्वीकृति क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ध्यान में रखकर ही हम कक्षा चलाएंगे, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सत्य हमसे पूछा, सत्य नहीं है। शिक्षक का सकारात्मक रुख, अच्छा शिक्षक का सकारात्मक रुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप भी बताओ। हमने कहा शिक्षक का सकारात्मक रुख नहीं होगा तो भैया पढ़ाओगे कैसे, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन, अगर बच्चा प्रयास कर रहा है तो भैया उसको सम्मानित करोगे या नहीं करोगे, मतलब उसके अभिव्यक्ति को ऊपर रखोगे नहीं रखोगे, पुरस्कार देना नहीं है।
हम उसकी अभिव्यक्ति को, उसके प्रयासों की प्रशंसा करना है, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये भी नहीं होगा आपका, तो आंसर क्या बचा हमारे पास? राइट आंसर के लिए शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, यानी शिक्षक के अनुसार आपको कार्य नहीं करना है, आपको मित्रपूर्ण तौर पर कार्य करना होगा। हमसे पूछा था बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए आंसर हो जाएगा शिक्षकों के कार्य अनुसार बच्चे ही अगर कर लेंगे तो भैया सिंपल सी बात है, यहां पर राइट आंसर पेडागोजी ये चाहती है कि 3 कौन से बेस्ट आंसर हो सकते हैं, चौथा कितना अलग हो सकता है, वही आंसर चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, छात्र अगर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, प्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट। अगर मोटिवेट अगर आपके माता पिता करते हैं, अगर स्कूल की बात करें शिक्षक करता है, तो आप लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हो, ठीक है। तो यार ये बताओ, गलतियां करने के लिए मोटिवेट करना बहुत गलत बात है। सतत संघर्ष करने के लिए, क्या सतत संघर्ष से भी अच्छा आंसर मिल सकता है? देखो स्वाभाविक रूप से अगर जो प्रेरित होता है बच्चा, वो नवीन चीजें करता है। अपन लोग क्या करते थे पहले, क्या करते थे, डिब्बे में अगर घड़ी कोई मिल जाती थी, वॉच, तो हमारा तो यही मकसद है। देखो हमने जो किया है बचपन में, मैंने जो किया है, जिज्ञासु होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉच थी माता पिता की, जो वॉच मिल जाती थी मैं खोलने लगता था उसको, है ना, जो भी पुर्जे मिल जाते थे मैं उसको खोल डालता था। अब बाद में मैं पिट कितना भी जाऊं ये कोई मैटर नहीं करता। मैं क्या करता था कि नवीनता का पता लगाने के लिए करता था। और ये मेरे में ही नहीं होती, आप में होती है, सब में होती है, हर बच्चे में होती है कि बच्चा ये सोचता है कि इस डिब्बे में क्या होगा, इस मशीन में क्या होगा, आखिर ये मशीन कैसे कार्य करती है, आखिर इसका काम क्या है। तो आप सभी जानते हो कि नवीनता का पता लगाने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए हर बच्चा जिज्ञासु होता है कि आखिर इसमें है क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्क्रीन पर ये रहा। अच्छी तरीके से लगाएंगे, अच्छी तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा यहां पर साथ दे जाए नेट। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं? सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण पूछे हैं आपसे, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा यहां पर बुद्धिमत्ता परीक्षण आपने ध्यान दिया था, टीएटी परीक्षण होता था, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, सीएटी परीक्षण होता था, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण, और एक और होता था आईवीटी यानी रोडसाक परीक्षण। यानी अगर हम बात करें आईवीटी की, अगर बात करें हरमन रोडसा यानी इंक ब्लॉक टेस्ट की बात होती थी। तो स्टैनफोर्ड बिने की बात करें तो ये बुद्धि परीक्षण होता है। वेस्लर बिने बिल्कुल अगर हम परीक्षण की बात करें होता है। रोडसाक परीक्षण भी आपको मैंने बताया था, लेकिन ये बैल स्केल्स परीक्षण जो होता है ना, ये आपने पढ़ाई नहीं होगा मनोविज्ञान में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा छोड़कर, बाद बाकी तो सभी है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। हमें उसके बारे में जानकारी ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी, हमें इतना ज्ञान नहीं करना है, हमें बस आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। बच्चों की गलतियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब की बार बताना है पॉजिटिव, सत्य कौन सा कथन है, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो, भाई दंडित ना करता हो, उदार और यहां दयालु की बात ही नहीं कर रहा है मेरे भाई, करना ही नहीं है। और दंडित की बात करें तो यहां पर क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, उदार की कोई बात नहीं होती। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, महत्वहीन लिख दिया है, पहले से ही निगेटिव है, गलत, ध्यान नहीं देना चाहिए, यह भी निगेटिव है, गलत है ना। तीसरा है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि लापरवाह होते हैं, लापरवाह कौन, हर बच्चा लापरवाह होता है, बिल्कुल गलत बच्चा। चौथा आंसर मार दो, फटाक से पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि भाई मैंने कहा है आपसे पहले क्वेश्चन में, हमने कहा है कि अगर बच्चा गलती नहीं करता है तो बच्चा कुछ नहीं सीखता है। त्रुटियां क्या होती हैं, सीखने का हिस्सा होती हैं, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन, यानी अगर बच्चा गलती करता है तो आगे सीखता है। जैसे अगर आप क्वेश्चन आज गलती कर रहे हो तो परीक्षा हाल में आप गलत नहीं करोगे, ये पूरा वादा है और 100% सत्य होता है। स्क्रीन पर तुरंत आंखों के सामने आ जाएगा उस टाइम क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम मीन्स होता है सीखना, जो भी चीज आप सीख रहे हो, सिलाई सीख रहे हो, पढ़ाई सीख रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, उसमें प्रेरणा का काम क्या है? प्रेरणा शिक्षार्थी को दिशाहीन बनाती है, दिशाहीन, गलत, एकदम गलत। युवा शिक्षार्थियों के बीच जिज्ञासा का यहां पर बात करती है, जिज्ञासा की बात करती है क्या? शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती, ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा। पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर की बात नहीं हो रही। अब बताओ बी और सी हो जाएगा दोनों में, 2 और 3 में कौन सा होगा? तो याद रखना है, प्रेरणा में हमने कहा था घड़ी वाला, आपको हमने एग्जाम्पल दिया,
हमने कहा जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा शिक्षार्थियों, जो बच्चे हैं उनके बीच में जिज्ञासा बनाती है। जिज्ञासा अगर नहीं होगी तो बच्चा अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाएगा। गाइस क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 रोजाना की तरह बहुत सिंपल है, तो बताइएगा फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम से। कितने बच्चे हैं अभी? जितेंद्र, चंद्रा है, वंदना, चंद्रप्रकाश, प्रिया, दीपक, दयाराम, बहुत बढ़िया, शिवानी, वंदना, प्रिया, जोया, शाबिर, दीपक, अंजू, सिंधुजा, कामिनी, माफ़ी चाहेंगे गलत नाम निकलने वाला था, अमन गुप्ता, है ना, हाँ जी, अलका, बहुत बढ़िया। मानव व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यह है आनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी हेरिडिटी बोले तो इनटू एनवायरमेंट बराबर पर्सनालिटी होता है। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट बराबर इक्वल टू क्या होता है? पर्सनालिटी होता है। मैंने बार बार बताया, आनुवांशिकता के अंतर्गत और एनवायरमेंट के अंतर्गत ही बच्चा सीखता है। अगर दोनों है तो बेस्ट है, एक है तो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। भावना, अग्नेत्री, अक्षय, उत्तम सिंह, अनिल प्रताप, खैर मैं नाम लूंगा, टेंशन मत लो, अभी केवल क्वेश्चन पर करो। अभिप्रेरणा बोले तो क्या? मोटिवेशन। अधिगम बोले तो क्या? लर्निंग, यानी सीखना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहर पुरस्कारों का उपयोग करे। तुरंत काटो, तुरंत गर्दन उड़ा दो, क्योंकि भाई कह रहा है पुरस्कार, तो हटा दिया। अधिगम में प्रेरणा की भूमिका नहीं होती है, निगेटिव है, काट दो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी के भीतर प्रेरणा हो सीखने, तभी प्रभावी होता है। क्या ये होगा? बताओ, ये होगा क्या? या अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षक बाहरी रूप से प्रभावित हो और बाह्य कारकों से प्रभावित हो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पर भी लिखा है थोड़ा सा अलग। हमसे कह रहा था बाह्य रूप से, और अभिप्रेरणा तो भाई अंदर को बताती है। जब आप अंतर्निहित प्रेरणाओं से, आप जब अंदर की आवाज बोले तो क्या? अंदर की आवाज अगर नहीं बोल रही है कि भाई मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। ये बाह्य अभिप्रेरित वाली बात ही नहीं आनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका 3 के साथ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। अधिगम के लिए सर्वप्रथम, अब देखो हम 4 क्वेश्चन चलने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखना। 11, 12, 13 और 14। अधिगम की प्रथम शर्त 11 में, अधिगम की द्वितीय शर्त 12 में, अधिगम की तृतीय शर्त 13 में, और अधिगम की चतुर्थ शर्त 14 में। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है कभी कभी एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा। सर जी अगर हम बात करें, क्या सर जी अगर हम बात करें, हाँ जी बहुत बढ़िया मनीष सर, यहां पर 10वें क्वेश्चन में कह रहे हैं सर तीसरा और चौथा दोनों सही लग रहा है। मनीष जी यहां पर बताना चाहेंगे, अगर आपको कोई अभिप्रेरित करता है तो ये बताओ मुझे, बाहर रूप से आप बाहर की चीजों को देख के लक्ष्य प्राप्त करते हो, या अंतर की आवाज अगर आपकी नहीं आती बोले तो अंदर की आवाज, अंतर्निहित अंदर से प्रेरणा आपको मिलनी चाहिए कि हाँ ये काम मैं करूंगा, कि लोगों के द्वारा आप कहोगे कि नहीं ये हो सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो समझ गए होंगे, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अधिगम के लिए प्रथम शर्त दोस्तों ये है कि भाई सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। मुझे बस इतना बताना मेरे भाई कि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कि आपको अगर टेट का एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप प्रेरित होंगे। प्रथम शर्त पूछा है, द्वितीय शर्त आगे वाले क्वेश्चन में आएगी। सीखने के लिए क्या है? इस टेट के एग्जाम को पास करने के लिए अभी काम नहीं मुझे इस पर करना है, मुझे इस पर अभिप्रेरित यानी इसके लिए प्रेरणा चाहिए मुझे, यानी अंदर से मैं अभिप्रेरित हूं या नहीं हूं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12, 13, 14 ध्यान से देखिएगा। अब देखो मैंने अभिप्रेरित तो हो चुका हूं, मुझे टेट का एग्जाम पास करना है, मुझे वैकेंसी मैं सरकारी नौकरी लूंगा, और मैं सरकारी जॉब के लिए यहां पर टेट का एग्जाम पास कर लिया है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बच्चे यहां पर टेट का एग्जाम पास कर चुके हैं, उसके बाद हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो अगर सरकारी नौकरी आप लोगे तो भाई द्वितीय शर्त क्या होगी? या टेट एग्जाम को पास करना है तो द्वितीय शर्त क्या होगी? आप अभिप्रेरित हो चुके हो, बिल्कुल मेंटेन हो चुके हो। अब आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, आप 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, यानी आप क्रिया करोगे। पहले आप अभिप्रेरित हुए पहले स्टेज में,
दूसरे में आपने क्या किया, अनुक्रिया करी, क्रिया करी। अब बताओ तीसरी शर्त क्या होगी। सीखने के लिए आपकी तीसरी शर्त क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा अधिगम, कोई भी एग्जाम हो आपका, अधिगम कोई भी सीखने का काम हो, कंप्यूटर सीखना है आपको, टेट का एग्जाम पास करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, पहली शर्त क्या थी, आपको अभिप्रेरित होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, आपको क्रिया करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त क्या है, सीखने वाले को पुनर्वलन देना चाहिए अगर वो सकारात्मक क्रिया कर रहा है। स्किनर, जी हां, स्किनर कह रहा है अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो उसको सकारात्मक पुनर्वलन दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। पुनर्वलन के जनक कौन है, सीएल हल है। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, अगर बल लगाओगे, अगर हल चलाओगे तो बल लगेगा। ठीक है, अभी फिलहाल आंसर क्या, केवल इतना जानो कि क्रिया करने के बाद तृतीय शर्त होती है पुनर्वलन, सीखने वाले को पुनर्वलन दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है गाइस यहां पर कि अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है। तो अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त है, मैंने पहले कहा अभिप्रेरणा, मैंने दूसरा कहा अब उस पर काम करो, मैंने तीसरा कहा काम कर रहे हो तो पुनर्बलन दीजिएगा। चौथा बात आती है, अब सब कुछ हो गया लेकिन अब तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपने टेट का एग्जाम पास कर लिया है तो आपने नौकरी थोड़ी ना पास कर ली है। अब नौकरी के लिए आपने जो टेट में पढ़ा था उसको अभ्यास करना पड़ेगा मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर अलग के टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, एक हम लेते हैं। अब देखिएगा 15 से लेकर 16 और 17 शायद 3 क्वेश्चन हैं, तीनों अधिगम की परिभाषा है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसता है। और हमेशा आप देख लेना पिछले वाले एग्जाम को पेपर उठा के, 15 वाली अधिगम की परिभाषा मिलेगी, 16 की भी अधिगम की परिभाषा मिलेगी, कहेगा ये कथन किसने दिया, 17 में भी ये कथन किसने दिया। तो 3 कथन आपको देखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला ये क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। आप सभी को पता है अधिगम की इंग्लिश होती है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी सीखना और अधिगम एक ही चीज है। अच्छा, अधिगम कैसा होता है, अधिगम में जब परिवर्तन होता है तो किसका परिवर्तन होता है, तो होता है व्यवहार का परिवर्तन। अच्छा, कैसा होता है, स्थायी की अस्थायी, स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये कहा था मार्गन ने, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास तथा अनुभव का परिणाम स्वरूप होता है, मार्गन। याद रखना, मैं अभी बता भी दूंगा, अभी टेंशन मत लेना, केवल मार्गन याद रखना, टेंशन न लेना कि याद नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 16 और 17 ध्यान से देखिएगा। सर जी यहां पर क्या कह रहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। जिसमें भी अनुभव और प्रशिक्षण, जिसमें केवल प्रशिक्षण वर्ड आए तुरंत मार दो गेट्स, तुरंत मार दो गेट्स। क्या मार दो, तुरंत मार दो। गेट्स ने कहा था, गेट्स एवं अन्य ने कहा था। ये तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा ही प्राप्त होता है, तो गेट्स एवं अन्य ने कहा था। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। अच्छा, 17वीं परिभाषा को हम ट्रिक से आपको याद करवा देते हैं, ट्रिक से आपको याद करवा देते हैं। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, बताइएगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें अधिगम, अधिगम मींस लर्निंग, आदत बोले तो ए, ज्ञान, ज्ञान और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति की ए, और ज्ञान को मैं जे लिख सकता हूं, ज्ञान को ज्ञान लिख सकता हूं, बिल्कुल ज्ञान को हम ज्ञान लिख सकते हैं। जिसमें आपको आज मिल जाए, जिसमें आपको 3 चीजें मिल जाए, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, वो एंड क्रो ने कहा था। क्या सर, क्रो एंड क्रो ने कहा था। जो वर्ड आज आपको याद रखना है, आज, क्लियर, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, यानी बोले तो ज्ञान। तो राइट आंसर अभी फिलहाल चला जाएगा क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 परिभाषाएं याद रखनी है, प्रशिक्षण वाला वर्ड आ जाए तो गेट्स, आज वाला वर्ड आ जाए तो क्रो एंड क्रो, और ऊपर वाला वर्ड आ जाए तो मार्गन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नए क्वेश्चन फिर से लाते हैं 18 से 30 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भैया जी, सूझ के द्वारा एक थ्योरी आई थी, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी बोले तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। बोला कि सूझ नहीं होती है बच्चों में, सूझ कैसे आती है, सूझ अचानक आती है। कोई बच्चा बैठा है, कोई पुरुष बैठा है तो एकदम से अचानक काम करता है। ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है सर, कोहलर साहब कह रहे हैं। और ये कहां के थे सर, गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे, वर्दीमर थे, मैक्स वर्दीमर बोले तो।
अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है मेरे दिमाग में कि कोहलर ने कितने बंदरों पर प्रयोग किया, कितने चिंपैंजी पर, चिंपैंजी कहूंगा तो अच्छा और लगेगा, कोहलर, तो चिंपैंजी कितने थे? कोहलर ने 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। एक मोस्ट चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान चिंपैंजी था। ठीक है, कोहलर ने यह कहा था कि समस्या का होना बहुत जरूरी है। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके अलावा और कौन से हैं? चूहे वाले, स्किनर, हाँ नहीं। यदि बच्चा 16 को उल्टा कर देता है, 61 लिखता है और 6 और 1 के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, 6 और 1 के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो बताओ क्या है? मतलब नहीं समझ पा रहे हो? यानी 16 और 61 के मध्य में वो अंतर नहीं कर पाता है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम है उस बच्चे में? दृष्टि दोष है भाई। 16 को जब 61 लिख लेता है तो दृष्टि दोष हो जाएगा क्या? भाई अंधा थोड़ी ना होगा बच्चा मेरे भाई, अंधा नहीं है, उसको कहीं ना कहीं सीखने में कमी है। मानसिक दोष क्या? मैं डायरेक्ट ये कह दूंगा कि भाई उसमें बुद्धि कम है। मैं ये कह दूंगा क्या मानसिक क्षय है, उसमें बुद्धि कम है, तो मैं कह सकता हूं कि सीखने में अक्षम है, सीखने का विकार है और बच्चा इससे ग्रसित है। यानी कहीं ना कहीं वही डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया वाली बात आ रही, डिस्ग्राफिया वाली बात आ रही, अक्षम विकार मैंने समझाए थे, वो भी मैं बात करूंगा इसमें। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, एक बार शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया। 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक, और लास्ट में आपके लिए रखे हैं 30 क्वेश्चन के बाद 31 और 32 क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आपका होमवर्क रहेगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, हम आपका जवाब पढ़ लेते हैं तब तक कमेंट्स में, देखते हैं क्या आता है जवाब आपका। नेहा, राहुल 20 का 3, 20 का 3, सीमा, ठीक है ना, 20 का 2, बहुत बढ़िया। तो बच्चों का आंसर आ रहा है सर 20 का 2 आएगा, 20 का 2 आएगा। बताओ फटाफट बताओ, हम इस क्वेश्चन का जवाब लेके ही जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए कि 20 का क्वेश्चन का क्या होगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या सर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई मैंने कहा एक स्थायी परिवर्तन होता है, आप सीखने गए थे कक्षा 1 में, तो आपने ओलम सीखी थी, तो ओलम आपको पूरी नहीं आती है, तो ओलम जब सीखने के बाद 1 साल आपने पढ़ा और सीखा, बहुत सारी चीजें सीख गए, आप गिनती सीख गए, तो आपने कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में चेंज करा। और पहले बात करते थे चिड़चिड़ापन था आप में, चेंजमेंट हुआ, परिवर्तन हो गया। किसमें हुआ परिवर्तन? व्यवहार में। तो सीखना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 21 स्क्रीन पर ये रहा भाई, 21 स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह आपको बताना है। देखो मैंने कहा मित्र वाली एज है, टोली निर्माण वाली एज है आपकी बाल्यावस्था, जिसको हम कहते हैं 5 to 12। जी हां मेरे भाई, तो राइट आंसर अभी फिलहाल चला जाएगा किशोरावस्था के साथ, क्योंकि जब बच्चे बनते हैं पक्के वाले, बोले तो क्या सिगरेट चाहिए, तो तुम्हारे लिए चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, डंडे खा के भाई मैं लाऊंगा, ये होते हैं पक्के वाले, है ना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यही होता है। ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात होती ना, मैं बिल्कुल खुले दिल का आदमी हूं, मस्त आदमी हूं एकदम से, टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे विचार आपसे मिलते हैं। जब भी आपसे कहे टोली निर्माण वाली एज, बाल्यावस्था, जब भी आपसे कहे मित्र वाली एज तो बाल्यावस्था, लेकिन पक्के मित्र वाली एज जो हो जाएगी वो किशोरावस्था हो जाएगी। दोनों में फर्क समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अगर आपने डिसमिस किया तो आप गलत कर जाओगे। रेखा, नवीन एंड आत्मा यादव, सपना, ऋषि, ज्योतिष, शानू, शाइका, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताओ फटाफट। प्रिया, बहुत बढ़िया। बसंत, विकास, सरिता, हेमलता, बहुत बढ़िया, एंड लव, प्रदीप। तो बात कर रहे हैं सर जी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चिंतन। अच्छा चिंतन बताओ मुझे क्या करते हो, क्या हाथ से करते हो या मेंटल पोजीशन से करते हो, दिमाग से करते हो? तो यार कुछ क्या मतलब हो क्या रहा है तुम लोगों में? चिंतन आप करते हो तो वो संज्ञान से रिलेट होती है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, आपके दिमाग से यानी ज्ञानात्मक रिलेटेड होता है, आपके मेंटल पोजीशन को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाने नहीं कहीं भाई। मनोवैज्ञानिक परिघटना क्या है? मनोवैज्ञानिक तो केवल व्यवहार को परखता है, केवल क्या है सर? व्यवहार को परखता है।
तो राइट आंसर अभी क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक बार देखना है, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर जी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, कौन बालक विकास का सिद्धांत है। अच्छा, बालक का विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन बच्चे की अभिवृद्धि होती है वो लिमिट समय तक चलती है। अभिवृद्धि का मतलब होता है लंबाई, हाथों का बढ़ना, पैरों का बढ़ना, है ना। पैर थोड़ी ना आपके फावड़े जैसे हो जाएंगे, लिमिट समय तक तो बढ़ेंगे, और विकास आपका मरते दम तक बढ़ेगा। विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। कितना अच्छा आंसर हो सकता है, देखते हैं आगे क्या इससे भी बढ़िया है। विकास का एकमात्र निर्धारक है, बिल्कुल गलत बात है, बहुत सारे होते हैं। विकास प्रबलम और दंड के द्वारा तो होता ही नहीं, बिल्कुल गलत बात। विकास प्रत्येक बच्चे की गति को सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। भाई विकास कभी भी अनुमानित नहीं होता। क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आप में कितना विकास हुआ है, तो आप कह दोगे क्या मेरे में 1 kg विकास हुआ है, कोई कह देगा मेरे में 1 लीटर विकास हुआ है, कोई कह देगा मेरे में 1 लीटर 500 ग्राम हुआ है। भाई मेरे ये तो कभी सुना है नहीं सुना है ना, तो इसलिए याद रखना विकास कभी भी नापा नहीं जा सकता। विकास अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। जिंदगी में ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा। कोई किसी ने कहा है कि सर ने कहा यहाँ विकास 1 लीटर 500 ग्राम, सर भी इतने बड़े पक्के वाले हैं, तो ऐसा समझो इस चीज को, है ना। जी हाँ सर जी अगर हम बात करें, क्या सर जी अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। शब्दों में अक्षरों को क्रम में पढ़ने में कठिनाई, मैंने एक ट्रिक बताई थी, बोले तो लक्ष्य का जो ऐड करती है उसका तो बहुत ध्यान होगा आपको, है ना। जी हाँ, लक्ष्य में अगर कोई बच्चा आप किसी बच्चे को रैपर पढ़ाते हो तो वो गलती से क्या पढ़ता है, लुक्स पढ़ता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो लुक्स पढ़ता है ना, तो इसको ही आपको याद रखना है। तो लुक्स अगर पढ़ता है तो समझ लो कि वो पढ़ने में संबंधी है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा, इसका लक्ष्य का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें लेक्सिया निकल रहा है तो मैंने लक्ष्य को साबुन से रिलेट कर दिया, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। यानी अगर कोई बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है तो पढ़ने में अगर कठिनाई आती है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया आपके मैथ के कैलकुलेशन को कहते हैं। डिसग्राफिया लिखने संबंधी आप ग्राफ बनाते हो। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ आप लिख के बनाओगे, तो लिख के ग्राफ बनाओगे तो लिखने में संबंधी कठिनाई जो होती है वो डिसग्राफिया, पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है लक्ष्य वाली, है ना। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन वाली संबंध होती है वो आपका कैलकुलेटर वाला, यानी डिसकैलकुलिया। तो सारी चीजें हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात है, 2000 प्लस, बहुत बढ़िया। तो ये है सुबह की 11 बजे क्लास, 8 बजे क्लास और 10 बजे क्लास, ऐसे एक्स्ट्रा माइंडेड क्लास, जो बच्चे एक्स्ट्रा माइंडेड हो वही आए 10 बजे की रात की क्लास में। जी हाँ, आपके लिए क्वेश्चंस मजेदार लाने वाले हैं। छोटी क्लास होती है लेकिन मजेदार क्लास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। सामाजिकरण में क्या होता है, समाज में रहकर बच्चा सीखता है। हमसे पूछ रहा है निष्क्रिय, मतलब सक्रिय नहीं है। परिवार, देखो परिवार तो सक्रिय होता है, परिवार से ही बच्चा सीखता है। अच्छा, प्रथम गुरु कौन होता है बच्चे का, माता होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इको क्लब, अच्छा इको क्लब भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। स्वास्थ्य क्लब भी आपकी एजेंसी होती है सामाजिकरण। ये इको एनवायरमेंट से रिलेट करता है, ये भी एनवायरमेंट, लेकिन ये सार्वजनिक जो पुस्तकालय है ना, ये अगर सार्वजनिक पुस्तकालय है तो ये समाजीकरण का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये निष्क्रिय एजेंसी है। ये क्वेश्चन बहुत बार में आता है, कभी कभी सक्रिय पूछता है तो आपको परिवार लगाना होता है, ठीक है, कभी कभी सक्रिय पूछता है तो आपको परिवार लगाना होता है, इसलिए याद रखना है। अभी निष्क्रिय पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है 27। हम 31 और 32 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। पियाजे मुख्यतः किस रूप में अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे वो हैं दोस्तों, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइव लाइक करेंगे। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद। आप अगर पहली बार विजिट करे हैं, सिलेक्शन लेना है, उम्मीद नहीं आनी है। यह नहीं देखना है कि मुझे एग्जाम देखना है कि कैसा होता है, ये नहीं, बहुत देख लिया, बहुत हो चुका। एक बार मौका मिलेगा जिंदगी में, ठीक है, लास्ट एग्जाम आपको करवाएंगे इस बार। तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। रेड बटन को हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पियाजे जाने जाते हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, इन्होंने दिया था विकासात्मक सिद्धांत। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछें, संज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि यह बताओ अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो टेंशन मत लेना, संज्ञानात्मक विकास को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे ने कहा था कि अवस्था के अनुसार बच्चा बढ़ता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपसे बात करते हैं कि यहीं पर अगर लिखा होता वाइगोस्की,
तो क्या हो जाता, तो सामाजिक विकास हो जाता, तो सामाजिक विकास हो जाता। पियाजे और वाइगोस्की में बहुत ज्यादा कट्टर विरोधिता थी, ठीक है ना, मतलब ये लोग कहते थे कि हम मित्र नहीं है बिल्कुल। यानी पियाजे ने कहा कि बच्चे का विकास संज्ञानात्मक यानी आयु के अनुसार होता है, लेकिन वाइगोस्की ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, का बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है। तो इसलिए अभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी पियाजे ने, कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। संवेदीगामक अवस्था की एज जो थी वो 2 साल थी, और इसकी थी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11, और ये इसके बाद आती है चौथी अवस्था 11 से ऊपर वाली 14 एज तक, ठीक है। पियाजे ने कहा था कि बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे विकास होता है। पियाजे ने संवेदीगामक अवस्थाओं से ये कहा था कि ये इसको इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, बच्चा इंद्रियों से सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक एज जो 2 से 7 साल तक की होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पियाजे के सिद्धांत में बताई थी। अभी फिलहाल क्या पूछ रहा है, इसमें आपको ट्रिक बताते हैं। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये वाला मिलेगा, और 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में फर्क समझना, दोनों में फर्क समझना। देखिएगा, बहुत बढ़िया, दोनों में फर्क समझा रहे हैं आपको। तो देखिएगा, पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, क्या पूछता है कि पियाजे की कौन सी अवस्था के अनुसार अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है। अच्छा, जब अमूर्त रूप से बच्चा चिंतन करता है, मतलब नदी के किनारे बैठ के सोचता है अपनी प्रेमिका के बारे में, जरूरी नहीं प्रेमिका के बारे में सोचता है, वो कहानी और किताबों के बारे में भी सोचता होगा। तुम लोगों के ऐसे थोड़ी ना होता है, या हमारे जैसे थोड़ी ना होता है ना, मजाक कर रहा हूं, टेंशन मत लेना, हंसना बहुत जरूरी है। अमूर्त रूप से अगर लिखा हो तो अमूर्त मार देना, टेंशन लेने की बात नहीं। अच्छा, अमूर्त को औपचारिक भी कहते हैं, याद रखना, कभी कभी नहीं तो आप रट के जाओ, सर ने ये समझाया था। तो जब अमूर्त आए, अमूर्त मार देना है, जब यहां पर मूर्त लिखा हो तो आपको मूर्त मार देना है। 2 ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कहे अमूर्त रूप से चिंतन करता है बच्चा, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 11 से 14 साल की एज होती है। जब बच्चे से कहें, जब आपसे कहें कि मूर्त रूप से एज यानी करता है बच्चा चिंतन, तो यानी मूर्त मतलब होता है दिखाई देता, यानी देख कर चीजों को चिंतन करता है, और इसमें नदी के किनारे बैठ के या कहीं पर सोच रहा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब मूर्त आए तो मूर्त मारना है, अमूर्त आए तो अमूर्त मारना है। फिलहाल आंसर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया। इतने बच्चे देख रहे हैं भाई मेरे, लाइक वाइक ठोक दो ना, शर्म आती है कहने में अब तो यार हमें, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लाइक वाइक ठोक दो, बहुत बढ़िया। अभी देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं है। क्विज एवं खेल मूल्यांकन कर सकते हो कि बच्चे को दे दिया भाई ये क्विज सॉल्व करो, एक बच्चे को दे दिया, एक बच्चे को पूरे समूह को दे दिया, बच्चे का मूल्यांकन हो जाएगा कि बच्चा कहां कहां पे गलती कर रहा है, और उसका निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं बाद में। टर्म टेस्ट के द्वारा भी हम आकलन कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न के द्वारा बहुत जल्दी आकलन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन ये प्रदत्त कार्य क्या होता है ना, ये निगेटिव पॉइंट होता है, ये आपका उपकरण नहीं है। आप कोई भी कार्य असाइनमेंट देके आप लिखवाते हो, देख देख के चीजों को लिखवा लेते हो, ये असाइनमेंट कोई मूल्यांकन की बात होती है क्या यार। सिंपल सी बात, होमवर्क क्या होता है, बहुत ज्यादा बोझ डालता है, असाइनमेंट बोझ डालता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मौखिक कार्य मूल्यांकन का भाग है, टर्म टेस्ट, क्विज, खेल, ये सभी क्या है, ये आपके मोटिवेटेड मूल्यांकन के भाग हैं, बच्चा खेल खेल में सीख जाता है। तो अब एक और चीज बताते हैं क्वेश्चन पर चलने से पहले। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ईवीएस बोले तो पर्यावरण, मैथमेटिक्स, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ऑल फैक्ट्स, सभी को महारथी बनाने की कसम खा ली है गुरुजी वर्ल्ड। आपका भाई धीरज द्विवेदी ने सुबह 11 बजे, 8 बजे, रात के 10 बजे, सुबह 11 बजे, रात के 8 बजे, रात के 10 बजे लाइव क्लास तीनों मिस नहीं करनी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाद में नौकरी लगने के बाद मेरे को उड़ा देना, चैनल से ही उड़ा देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जुड़ना बहुत जरूरी है। जब बच्चा फेल होता है, 31-32 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट में रहेंगे आज। जब बच्चा फेल होता है, मैंने कहा बच्चे को सर्वोपरि रखना है। बच्चा फेल होना है तो इसका तात्पर्य क्या है, बच्चा कक्षा 9 में था, 10 में जा रहा, 50 बच्चों की क्लास थी, और 49 बच्चे तो 9 से 10 में प्रोन्नत हो गए, लेकिन एक बच्चा बेचारा 9 में ही रहा। दूसरे साल में भी फिर क्या हुआ, 9 में ही रहा। तीसरे साल में भी क्या होगा, 9 में ही रहा, यानी 3 बार फेल हो गया। आखिर मतलब क्या है, मतलब क्या है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, गलत बात। मैंने कहा बच्चे की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, भाई वही बात हो जाती है नेगेटिव पॉइंट। बच्चा पढ़ाई करने के योग्य नहीं है क्या, भाई मजदूर करने के योग्य है क्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सभी ने दोस्तों, आंसर। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें